हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ द स्टैट्स ऑफ मैटर। स्टैट्स ऑफ मैटर में दोस्तों अब तक हमने जो पोर्शन पढ़े, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो भी जेडब्ल्यू और नीट के लिए ही था, और आज के लेक्चर के बाद जो पढ़ेंगे वो भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव टर्म से ही देखना है। बिकॉज जो ग्रेहाम रूल हमने पढ़ा था, ग्रेहाम्स लॉ, वो तो एनसीईआरटी का पोर्शन था ही नहीं। बट अभी जो सिलेबस कट हुआ है, एज पर एज दैट कट सिलेबस कट, ये पोर्शन भी दोस्तों हमको एनसीईआरटी के लिए नहीं देखना है। ओनली एंड ओनली किसके लिए देखना है, यहाँ पे बात करनी है फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही दोस्तों यहाँ पे हमको फोकस करना है, और इसके लिए दोस्तों हमको बात करनी है काइनेटिक मोलेक्युलर थियोरी ऑफ द गैसेस। काइनेटिक आई मीन टू से कुछ मूवमेंट की बात है, मोलेक्युलर थियोरी ऑफ द गैसेस। सो गैसेस मोलेक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक मूवमेंट, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक्स हो गए, वो आपको मालूम है। सो दोस्तों इनिशियली स्टार्टिंग में आपको पहले ये थियोरी का कुछ पोस्टुलेट डिस्कस करने हैं हमको। उस पोस्टुलेट मीन्स अभी वो पहले अगर बात होती तो राइटिंग एग्ज़ाम के लिए भी इसका इम्पोर्टेंट था, बट अभी इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो उसको खाली डिस्कस करना है और दिमाग में रखना है। मे बी पॉसिबिलिटी कम है, बट मे बी अप टू दैट पोस्टुलेट्स कोई एमसीक्यू भी हो सकता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, द फर्स्ट पोस्टुलेट इज ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल। कोई भी गैस हो, वो गैस किससे बना होगा, मतलब अगर हम बात करें 1 मोल H2 गैस, हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, डाईहाइड्रोजन गैस। इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, वो 1 मोल डाईहाइड्रोजन गैस है, वो 6.02 इंटू 10⁻23 इतने नंबर के छोटे छोटे H2 मोलेक्यूल को मिला के बना है। सो कोई भी गैस होगा वो, और सभी आइडेंटिकल होगी। अगर हम H2 गैस की बात करें और H2 गैस के अंदर हमको वहाँ पे दोस्तों कुछ नाइट्रोजन पार्टिकल मिले, कुछ ऑक्सीजन पार्टिकल मिले, ऐसा नहीं हो सकता, सब आइडेंटिकल होंगे। इफ़ देर इज़ हाइड्रोजन गैस, सो पार्टिकल ऑफ दी हाइड्रोजन इज, इफ़ देर इज़ ऑक्सीजन गैस, ओनली पार्टिकल ऑफ दी ऑक्सीजन, इफ़ देर इज़ सल्फर गैस, ओनली पार्टिकल ऑफ दी सल्फर, और सल्फर डाइऑक्साइड जो भी गैस हो, सो वो आइडेंटिकल ही रहेगा। देन सेकंड पोस्टुलेट इज द मोलेक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लार्ज डिस्टेंस। The empty space among the molecules are so large that the actual volume of the molecule is negotiable as compared to the total volume of the gas। अभी दोस्तों सपोज करो आप, मैं कोई इतने स्मॉल कंटेनर में क्लासरूम के अंदर यहाँ पे कोई गैस लेके आ रहा हूँ। अगर कंटेनर स्मॉल है, सो उसके पार्टिकल नज़दीक है, और यहाँ पे ये जो क्लासरूम है दैट इज़ ऑल्सो क्लोज कंटेनर, वो भी एक क्लोज कंटेनर है। अभी मैं वो छोटे कंटेनर को ओपन कर रहा हूँ। एज आई ओपन दी कंटेनर द गैस फ्लो आउट। अभी गैस फ्लो दोस्तों आउट मिलेगा हमको। उसके बाद क्या हो रहा है, थोड़ी देर में दोस्तों उसका जो वॉल्यूम है, नया न्यू वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, वो कितना होगा, लाइक अबाउट दिस वॉल्यूम ऑफ दिस क्लास, एक क्लास का जितना होगा। इन दैट केस एक गैस पार्टिकल और दूसरे गैस पार्टिकल का डिस्टेंस अगर हम मैटर करें, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा। कितना ज़्यादा, दैट डिपेंड अपॉन दी टोटल वॉल्यूम ऑफ दी पार्टिकल, टोटल वॉल्यूम ऑफ दी कंटेनर, सॉरी। जितना कंटेनर का वॉल्यूम बड़ा है उतना गैस ज़्यादा स्प्रेड होगा, जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा डिस्टेंस बिटवीन दैट पार्टिकल्स वो भी ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, और हम यहाँ पे ये सोचे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दैट गैस एंड वॉल्यूम बिकॉज ऑफ सेपरेशन, वॉल्यूम बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न, वो दोनों में डिफरेंस है। सो हम क्या करते हैं, अगर वो डिस्टेंस को दोस्तों ध्यान में रखते हैं तो हमको जो वॉल्यूम मिलेगा वो एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होगा। एक्चुअल वॉल्यूम तो नज़दीक है, यहाँ तो इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। ओके, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट इज द मोलेक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ केसलेस एंड द रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में, आई रिपीट, इन एनी डायरेक्शन गैस सभी डायरेक्शन में इक्वली मूव कर सकता है। देन ड्यूरिंग देयर मोशन दे कीप ऑन कोलाइडिंग विथ वन अनदर एंड ऑल्सो विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड दस चेंज देयर डायरेक्शन। अभी ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा फिर से। जब भी वो मूवमेंट करते हैं,
मतलब यहाँ से कोई गैस मॉलिक्यूल जा रहा है, यहाँ से दूसरा गैस मॉलिक्यूल जा रहा है, ड्यूरिंग मूवमेंट वो एक दूसरे से अट्रैक्ट भी होगी, एक दूसरे से दूर भी जाएंगे बिकॉज ऑफ अटैक। एक दूसरे को अटैक करने की वजह से वहाँ पे उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। कंटेनर की जो वॉल है, वॉल के साथ अटैक होने के साथ भी उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। सो दैट ऑल आर पॉसिबिलिटीज इज देयर। देन मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। अभी ये कोलिजन क्या है, मतलब सपोज दिस इज वन गैस मॉलिक्यूल, दिस इज सेकंड गैस मॉलिक्यूल, इफ दे कोलाइड विथ ईच अदर, अगर एक दूसरे के साथ कोलाइड होके बाद में दूर भी जाएंगे, सो वहाँ पे इलास्टिसिटी मतलब अप एंड डाउन बोथ साइड, दोनों तरफ हो सकता है। सो कम्प्लीटली कैसा होगा, इलास्टिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, नो लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स व्हेन द मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वन अनदर और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, हाउएवर दे मे बी रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। अगर दोस्तों क्लोज कंटेनर की बात करें, टोटल एनर्जी डिफरेंस जीरो होगा। यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखनी, अगर ये सेंटेंस को आपने ठीक से नहीं समझा तो गलती हो सकती है। टोटल एनर्जी डिफरेंस शुड बी जीरो। ऐसा नहीं है वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा। जस्ट सपोज ये क्लोज कंटेनर है और यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल, आप सभी गैस मॉलिक्यूल हो, एक क्लास के अंदर बेंच को निकाल दो, ओपन क्लासेस देर, और आप सबको वहाँ पे रख दो, जितने भी स्टूडेंट हैं दे आर गैस पार्टिकल। और फिर क्या करना है दोस्तों, वहाँ पे जो आपकी नीचे की सरफेस है उसको हीट किया जा रहा है। उसको हीट करने के साथ आप क्या करोगे, मूवमेंट करोगे। टेम्परेचर बढ़ने के साथ मूवमेंट बढ़ेगी। जब भी आप मूवमेंट करोगे, आई रिपीट, जब भी आप मूवमेंट करोगे तो मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी मूवमेंट ज़्यादा। कोई भी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में जा रहे हो, किसी से टक्कर हुई, डायरेक्शन चेंज। जैसे आप कैरम खेलते हो, कैरम बोर्ड में जिस तरह से बिकॉज ऑफ स्ट्राइकर डायरेक्शन चेंज होगी, सिमिलर वे कई बार ऐसा होगा आप कंटेनर वॉल के साथ अटैक करके वहाँ से भी आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये सब चीज़ होगी। अभी यहाँ पे ये कहना है दैट अगर वहाँ पे कोई सफिशिएंट एनर्जी, हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करते या फिर डिक्रीज नहीं करते, उसका खुद का कोई टेम्परेचर है, इन दैट केस मूवमेंट ऑफ द गैसेस इज देयर। वहाँ पे मूवमेंट तो होगी। अगर आप बाहर से कोई एडिशनल टेम्परेचर नहीं देते हो, इट डजेंट मीन, उसका मीनिंग दोस्तों ये नहीं होगा दैट गैस पार्टिकल कैन नॉट मूव। उसका मूवमेंट शुरू ही रहेगा। ब्राउनियन मोशन कहते हैं उसको। उसकी ब्राउन मोशन वहाँ पे शुरू होगी, नॉट ब्राउन कलर ऑन द नेम ऑफ ब्राउन, साइंटिस्ट ब्राउन। उसकी बात दोस्तों 12th में आएगी। ओके, जब ये गैस पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, तब सपोज कोई पार्टिकल है जो स्लोली मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी कम है, और पीछे से एक पार्टिकल है जो स्पीड में मूव कर रहा है। ये स्लोली है और ये स्पीड है। अगर इसकी टक्कर हुई तो क्या करेगा, इसकी एनर्जी इसको मिलेगी। पीछे से आप धीमे से जा रहे हो और कोई पीछे से आके एकदम ज़ोर से टक्कर दे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, बट इसका एनर्जी लॉस हुआ, इसकी स्पीड घटेगी। सर ये एनर्जी चेंज हुआ ना, आपने तो कहा देयर इज़ नो एनर्जी चेंज। मैंने ये कहा टोटल एनर्जी चेंज जीरो, टोटल एनर्जी चेंज ऑफ द पार्टिकल। इंडिविजुअल अगर टक्कर होती है, एक पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती है तो कितनी बढ़ेगी, जितनी दूसरे की कम हुई है। सो इंटरनल चेंज होगा, बट ओवरऑल एनर्जी चेंज शुड बी जीरो। ओके, देन उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये दोस्तों अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। एक मैंने गैप लगा दिया, पॉइंट आगे का पढ़ चुका हूँ, थोड़ी बात रिवर्स में कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों जो भी गैसेस पार्टिकल है, बिकॉज ऑफ दैट गैसेस पार्टिकल हमको प्रेशर मिलेगा। और प्रेशर क्या होगा एक्चुअल में दैट गैस पार्टिकल जब वो मूवमेंट करते हैं विद इन द ड्यूरिंग द मूवमेंट, वो एक दूसरे के साथ तो टक्कर करेंगे, उसके साथ वॉल पे भी होंगे। जब वो वॉल पे अटैक करते हैं, कितनी एनर्जी के साथ वॉल पे अटैक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं दैट प्रेशर ऑफ दैट गैस इज दिस मच एंड दैट मच। सो जितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ अगर वॉल के साथ मूवमेंट होगी उतना प्रेशर ज़्यादा, और अगर कम मूवमेंट हुई, कम प्रेशर जनरेट करते, इट मीन्स प्रेशर कम। ठीक है, देन आपको एक और चीज़ याद रखनी है दोस्तों, देर आर नो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन attractive or repulsive between molecules at ordinary temperature and pressure. They move completely independent of one another. आप किसी कंटेनर का टेम्परेचर एंड प्रेशर
टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एनी कंटेनर, उसको आप क्या करते हो, उसको कांस्टेंट मेंटेन करते हो। तब दोस्तों जितने भी मॉलिक्यूल है, एक्चुअल में वो मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन भी नहीं है और कोई रिपल्सन भी नहीं है, अगर सिमिलर टाइप के गैस हो। हाँ, अगर आप वहाँ पे दो ऐसे गैस रखते हो जिन दोनों के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन पॉसिबल है, वो अलग चीज़ हुई। बट सिमिलर गैस है, वहाँ पे सिमिलर कंडीशन में आप कंडीशन मेंटेन करते हो, तब उनके बीच में एक्चुअल में किसी भी तरह का इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, देयर इज़ नो रिपल्सन एंड नो अट्रैक्शन। वो जो भी अपनी मूवमेंट करते हैं अपने हिसाब से मस्त मौला होके मूव कर रहे हो। ओके, देन द लास्ट वन इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी बात होगी दोस्तों, और कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे क्योंकि उसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं, और अगर उसको डिराइव किया तो 2 या 3 लेक्चर ऐसे ही हमारे इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों आपको जस्ट सिंपल इतना ही याद रखना है, ये पोस्टुलेट जो मैंने अभी आपके साथ 1 बाय 1 डिस्क्राइब किए उन सबको समझना है। मे भी उसके रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू आपके सिलेबस में आता है तो आपको एमसीक्यू क्या कर देना है, ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट सॉल्व करना है। अभी दोस्तों जो लास्ट पोस्टुलेट में बात हुई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे है द काइनेटिक मोलिकुलर थियरी ऑफ द गैसेस स्टार्टेड बाय बर्नौली, बट पूरी तरह से दोस्तों हम ये कहेंगे वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। जो एंड किसने किया, मैक्सवेल एंड द बोल्ट्जमैन। सो जब भी दोस्तों बात होती है काइनेटिक मोलिकुलर थियरी ऑफ द गैस, इन मोस्ट ऑफ द गैस क्रेडिट किसको जाएगा, मैक्सवेल एंड द बोल्ट्जमैन। सिमिलर विथ स्टूडेंट्स, आपके साथ भी दोस्तों यही है। आप अगर बहुत मेहनत करके 10th में कितने भी परसेंटेज लाए, अगर आपने 12th में स्कोर नहीं किया, अगर आप JEE नीट में स्कोर नहीं करते हो, तो आपका 10th का स्कोर कोई नहीं पूछेगा, वो सब भूल जाएंगे। इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्शनरी। आप फिर 12th में और कॉम्पिटिटिव में स्कोर करके कौन सी कॉलेज में कौन सा कोर्स कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज बनेगी। सो एंड तक काम करना पड़ेगा, तभी जैसे इन दोनों को क्रेडिट मिला वैसा आपको मिलेगा। अदरवाइज आपने 10th में 9th में एकदम से मेहनत की, बहुत से परसेंटेज आ चुके और 11th 12th में आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, सो क्रेडिट चाहिए तो मेहनत करो। सो क्रेडिट मिलेगा मैक्सवेल एंड द बोल्ट्जमैन को। काइनेटिक थियरी ऑफ दी गैसेस, उसके लिए दोस्तों गैस इक्वेशन है, और ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली अभी के लिए याद कर देना है। दिस इज द इक्वेशन, कैसे आया उसको डिराइव कैसे किया वहाँ पे हमको नहीं जाना है। दैट इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू 1/3 mNu स्क्वायर और U बार स्क्वायर। अभी यहाँ पे दोस्तों इन सबको पहचानना जरूरी है। व्हाट इज P एंड V, प्रेशर एंड दी वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके, तो मालूम है। M, सपोज किसी कंटेनर में किसी गैस की बात कर रहे हैं, वो गैस के जितने भी गैस पार्टिकल है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल मास, वो गैस पार्टिकल का अपना मास होगा। सपोज हम ये बात करें दिस इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर O2 गैस, यहाँ पे ओनली O2 गैस है। सो O2 का खुद का अपना मास होगा, एटॉमिक मास होगा, या फिर बायोमोलिक्यूल होगा तो उसका एटॉमिक मास होगा। सो दिस इज द मास। N, एक्चुअली N इज द नंबर, कितने मोलिक्यूल है। सपोज दोस्तों 1 मोल ऑफ O2 गैस, तो आपको पता चलेगा सर दिस N इज एक्चुअली Na। कितने हो गए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, 6.02 × 10⁻23 जितने मोलिक्यूल्स हो गए अगर 1 मोल हुआ। अगर 1 से ज़्यादा 1 से कम, सो आपको ये याद रखना होगा दिस कैपिटल N इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द मोल। कई बार क्या होगा दोस्तों, आप रेफरेंस बुक चेंज करोगे, आप किसी अलग बुक से अलग मटेरियल से प्रिपरेशन करोगे, तो आपको शायद यहाँ पे जो मैंने कैपिटल N लिखा उसकी जगह पे स्मॉल n लिखा होगा। बट दिमाग में इतना ही रखना, हियर N इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल। यस, स्मॉल l भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। N इज नंबर ऑफ द मोलिक्यूल। व्हाट इज U और U बार और V। सपोज कैपिटल N नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, स्मॉल m मास ऑफ द मोलिक्यूल्स, U इज वेलोसिटी। वो वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द गैस। कौन सी वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, विच यू विल लर्न इन फिजिक्स और
यू वर लर्न इन फिजिक्स, आपने या तो पढ़ लिया है या तो आप पढ़ोगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विच इज़ म्यू, और वी कैन से यू, और वी कैन से यू आर एम एस, कहीं बार वी आर एम एस भी लिखा रहता है, यू स्क्वायर। पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू स्क्वायर। अगर इसी इक्वेशन को आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया दैट काइनेटिक गैस इक्वेशन फॉर सिंगल मोलेक्यूल, तब आप क्या करोगे? काइनेटिक गैस इक्वेशन फॉर द सिंगल मोलेक्यूल, यहाँ पे n इज नंबर ऑफ मोलेक्यूल, देन सर कुछ नहीं, n इज इक्वल टू 1। इफ n इज इक्वल टू 1, आप n लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देन वी कैन से Pv इज इक्वल टू 1/3 m u स्क्वायर। समझ में? इतना समझना दोस्तों। अगर n बराबर 1 है, n इज इक्वल टू 1, देन Pv इज इक्वल टू 1/3 m u स्क्वायर, ये लिख सकते हो। बट अगर दोस्तों आपको 1 मोल के लिए लिखना है, 1 मोल के लिए, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे कैपिटल N, दैट इज एक्चुअली नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, 6.02 इंटू 10⁻³ मोलेक्यूल्स इज मोल। सो आप ये भी कर सकते हो। ओके, व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस? ये गैस इक्वेशन था, यहाँ पे दो कंफ्यूजन रहता है। दिस इज गैस इक्वेशन, नॉट काइनेटिक एनर्जी। ओके, दिस इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी किसी भी कंटेनर में गैस पार्टिकल जो मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट के लिए दोस्तों जो एनर्जी चाहिए, दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, दैट इज KE इज इक्वल टू 1/2 mn स्क्वायर। अगेन दोस्तों, m मास ऑफ द मोलेक्यूल, मैंने फिर से लिखा नहीं, आपको समझ जाना है। n नंबर ऑफ मोलेक्यूल, जैसे बात हुई कहीं पे ये स्मॉल n लिखा होगा, ये स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। n मीन्स नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स। u स्क्वायर, अगेन u स्क्वायर इज नथिंग बट द वेलोसिटी known as a root mean square velocity. So this is kinetic gas equation and this is average kinetic energy for the gas. Both are different. अभी दोस्तों अगर इन दोनों के बीच में कुछ रिलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/3 m n u स्क्वायर, काइनेटिक गैस इक्वेशन इज इक्वल टू Pv इज इक्वल टू 1/3 m n u स्क्वायर। अगर आप ठीक से देखो 1/3 m n u स्क्वायर 1/2 m n u स्क्वायर, अगर यहाँ पे 1/3 की जगह पे आपको 1/2 मिला, देन यू कैन राइट वो काइनेटिक एनर्जी होगी। सो मैं ये क्या कर रहा हूँ, 1/3 m n u स्क्वायर में मेरे को 1/2 m v स्क्वायर, एक्चुअली m v स्क्वायर आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर, बट n इज नंबर ऑफ मोलेक्यूल। सो अगर इन दोनों को इक्वल करना है और इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए, किस तरह से लिखते हैं? द काइनेटिक गैस इक्वेशन Pv इज इक्वल टू 1/3 m n u स्क्वायर और m n म्यू स्क्वायर जो लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी इक्वेशन में इज इक्वल टू की दोनों साइड या फिर ऊपर और नीचे आप कोई भी सिमिलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। सो हियर आई एम मल्टीप्लाइंग विथ 2, अगेन मल्टीप्लाइंग विथ 2, ये तो पॉसिबल है, ये 2 कैंसिल कर दो, इस तरह से हो सकता है। सो 2/3 यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1/2 हम लिख सकते हैं। एक बार 2 ऊपर लिखा, एक बार 2 नीचे लिखा, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक से देखो 1/2 m n u स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर द गैसेस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर द गैसेस। अगर सिंगल मोलेक्यूल के लिए हुआ तो m u स्क्वायर लिखना पड़ेगा, m v स्क्वायर जो आप बोलते हो, v m u कॉमन हियर, दैट इज वेलोसिटी। बट यहाँ पे नंबर ऑफ मोलेक्यूल, गैस मोलेक्यूल कितने वो भी ध्यान में रखना है, दैट्स वाई m n u स्क्वायर। सो 1/2 m n u स्क्वायर, ऑलरेडी वी लर्न हियर 1/2 m n u स्क्वायर। सो इन द प्लेस ऑफ 1/2 m n u स्क्वायर हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। सो Pv इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन हुआ, इससे इसके रिलेटेड MCQ आ सकते हैं। देन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए दोस्तों हम सोचे आइडियल गैस के बारे में, देन हमारे पास एक इक्वेशन है दैट Pv इज इक्वल टू nRT विच वी ऑलरेडी लर्न। Pv इज इक्वल टू nRT। व्हाट इफ मोल 1 मोल हो, n इज इक्वल टू 1। सो इफ n इज इक्वल टू 1, then we can write Pv is equal to RT. Pv is equal to RT. So in this particular equation,
अगर 1 मोल की बात है देन वी कैन राइट पीवी इन आरटी इन प्लेस ऑफ पीवी, अगर 1 मोल की बात हुई। सो इफ फॉर द 1 मोल पीवी की जगह पे मैंने लिख दिया आरटी, आरटी 2/3 काइनेटिक एनर्जी, 2/3 काइनेटिक एनर्जी। अगर दोस्तों आपको फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर एंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, ये 3 को ऊपर लिख दे और 2 को नीचे लिख दे। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। ये बात हुई दोस्तों फॉर 1 मोल गैस। हियर अगर 1 मोल गैस हो, जस्ट सपोज मोल ऑफ द गैस इज नॉट 1, एक नहीं है, इट डजंट मीन हम बात कर रहे हो मोल ऑफ द गैस इज 2, 3, 4 और एक्सेट्रा, एक नहीं है, n इज नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स n की एक से अलग और कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो अगर 1 मोल की बात करें k इज इक्वल टू 3/2 RT इफ n इज इक्वल टू 1, अगर कोई अलग है देन वी कैन राइट n इज नंबर ऑफ द मोल। सो दिस इज फॉर द 1 मोल, दिस इज फॉर द रेदर देन 1 मोल 2/3 n RT। अभी दोस्तों यहाँ पे ठीक से देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर सिंगल मोलेक्यूल, हियर 1 मीन्स सिंगल मोलेक्यूल। किसी भी सिंगल मोलेक्यूल के लिए अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना पड़ेगा। अगर इसको दोस्तों एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, पर्टिकुलर ये इक्वेशन को सॉरी एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, देन इक्वेशन शुड बी लाइक दिस 3/2 RT। यहाँ तक तो था, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, 1 मोल की बात करते थे ना, 1 मोल इज एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर जितने मोलेक्यूल। सो 1 मोल 6.02 इंटू 10⁻23, उससे ही डिवाइड किया 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 1। सो फॉर 1 मोलेक्यूल इसके लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, हियर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 RT अपॉन n। अभी दोस्तों आप ठीक से देखो, व्हाट इज R? R is universal gas constant. So we can say value of the R is always constant. ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। What is Na? Avogadro number. Avogadro number is the changeable value or not changeable? Again, Avogadro number is not changeable. So ये दोनों कांस्टेंट ही रहेगी। अगर इन दोनों को कांस्टेंट हम सपोज कर सकते हैं, अगर ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों की जगह पे मैं नॉर्मल एक नया कांस्टेंट लिखता हूँ, R अपॉन N इज इक्वल टू KB। सो आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KB। हियर KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बिकॉज ये इक्वेशन के बारे में यहाँ पे जो काम हुआ था वो बोल्ट्जमैन ने किया था, डेट्स वाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KB इंटू T। अभी दोस्तों ये कांस्टेंट है, 3/2 ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, हमारे यहाँ पे 3/2, आपके वहाँ पे आके 5 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 3/2 इज 3/2 इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके, वो भी कांस्टेंट वैल्यू है। सो जब भी दोस्तों हमारे पास प्रोपोर्शनल टू की साइन है, तब इसको इक्वल टू करने के लिए हम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हम कांस्टेंट दूर कर दे तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सो के कांस्टेंट को दूर करते हुए प्रोपोर्शनल टू टी। सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मीन्स किसी गैस का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे उसकी मूवमेंट बढ़ेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे उसकी मूवमेंट कम होगी। आप जनरल केस में दोस्तों ये एग्जांपल आपके ने बहुत बार देखा होगा। प्रेशर कुकर की दोस्तों अगर बात करें, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी इंटरनल गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ेगी उसका वॉल्यूम बढ़ने के साथ, और जितनी मूवमेंट बढ़ी उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने के साथ हमको वहाँ पे विसल मिलेगी। अभी प्रेशर मैक्सिमम लेवल पे है। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा, मूवमेंट ऑफ द गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज हायर। एज द टेम्परेचर डिक्रीज, मूवमेंट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस पार्टिकल इज लोअर। अभी दोस्तों ये इक्वेशन के साथ और भी 2 इक्वेशन है, बट जैसे हमने बात की जितना यहाँ पे हम डिप में जाएंगे उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हमने बोयल रूल पढ़ा था, चार्ल्स रूल, गैल्यूसेक रूल, वो सभी रूल को भी दोस्तों एज पर एज मूवमेंट और वी कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस और वी कैन से काइनेटिक गैस इक्वेशन, इन सभी टर्म में लिखा जा सकता है।
बट अभी के लिए दोस्तों हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई उसको हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे। इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही नोट डाउन करना है और इतना ही समझना है। इसके रिलेटेड कहीं एमसीक्यू है वो आपको सॉल्व करने होंगे। अभी दोस्तों उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको एक सिंपल चीज़ समझनी है। गैस पार्टिकल जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की ट्राई करते हैं, वो कब होगा? सपोज एक गैस मॉलिक्यूल इधर है और दूसरा इधर है, तब वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते या फिर रिएक्ट करने की ट्राई करते, ये हमें कह सकते नहीं कहेंगे। वो कब होगा? जब एक दूसरे के नज़दीक आएगी और एक दूसरे के साथ फ्रैक्शन करेंगे, तब कोई पॉसिबिलिटी बनती है दैट रिएक्शन हो या ना हो। सो किसी कंटेनर के अंदर रहे गैस पार्टिकल क्या एक दूसरे के साथ फ्रैक्शन होना जरूरी है दोस्तों। एज पर एज दैट फ्रैक्शन उसकी मूवमेंट भी बढ़ेगी या कम होगी, वो भी उसके साथ रिलेट करता है। सो बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल उन दोनों ने एक दोस्तों ग्राफ प्लॉट किया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोलेक्यूलर स्पीड। सपोज जो थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन अज्यूम की थी दैट इन आवर क्लास इज क्लोज कंटेनर, ऑल द स्टूडेंट्स आर गैस पार्टिकल। सो वहाँ पे आप कोई भी टेम्परेचर पे अपनी खुद की मूवमेंट कर रहे हो। सो हम ये नहीं कह सकते जितने भी मोलेक्यूल है सभी मोलेक्यूल की स्पीड एकदम ज़्यादा है, वेलोसिटी एकदम ज़्यादा है, या फिर सभी मोलेक्यूल की वेलोसिटी एकदम कम है। हम ये नहीं कह सकते। मे बी वेलोसिटी ऑफ दैट गैस पार्टिकल हायर और लोअर और मीडिएटर, सभी की अलग अलग होगी। उसमें से कई सारे फ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कई सारे फ्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कई सारे ऐसे मोलेक्यूल होंगे जो एकदम लो स्पीड में जाते होंगे और फ्रैक्शन करते होंगे, कई सारे ऐसे होंगे हायर स्पीड में जाते हुए फ्रैक्शन करेंगे, और कहीं ऐसा है जो इसकी स्पीड भी मीडिएटर होगी जिसका फ्रैक्शन भी मीडिएटर होगा। सो यहाँ पे फ्रैक्शन रेशियो इज इंट्रोड्यूस बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। व्हाट इज फ्रैक्शन रेशियो, वो भी देखना है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल इज 100, सपोज टोटल मोलेक्यूल ऑफ टोटल गैसेस मोलेक्यूल इज 100, उसमें से जो फ्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे आर 32। सो फ्रैक्शन रेशियो हम कैसे डिसाइड करेंगे? 32 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज फ्रैक्शन रेशियो। सो उसने क्या किया है, फ्रैक्शन ऑफ द मोलेक्यूल, फ्रैक्शन रेशियो ऑफ द मोलेक्यूल एंड द मोलेक्यूलर स्पीड, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। फ्रॉम दैट ग्राफ फ्रैक्शन मोलेक्यूल एक दूसरे के साथ फ्रैक्शन एंड दी मोलेक्यूलर स्पीड, यहाँ पे दोस्तों हमको क्या मिलता है वो देखना है। ऑन दी वाई एक्सिस फ्रैक्शन ऑफ दी मोलेक्यूल एट गिवन स्पीड, जो भी स्पीड पे अभी मोलेक्यूलर स्पीड पे तब कितना फ्रैक्शन हो रहा है। एंड ऑन दी एक्स एक्सिस पे क्या दोस्तों, मोलेक्यूलर स्पीड। ओके, फ्रॉम दिस ग्राफ आपको क्या क्या चीज़ मिल सकती है, पॉइंट बाय पॉइंट दोस्तों हम देखते जा रहे हैं। दैट द फ्रैक्शन of molecules, I repeat, the fraction of molecule with very low or very high speed is very small। मतलब एकदम ज़्यादा स्पीड के साथ जा रहे हैं और फ्रैक्शन कर रहे हैं, ऐसे मोलेक्यूल कम है। जिसकी खुद की स्पीड एकदम ज़्यादा है और दूसरे के साथ फ्रैक्शन करेगा, किसी भी रेस में एक बहुत स्पीड में भाग रहा है और साथ में दूसरे आजू बाजू वाले को ये पॉइंट भी कर रहा है, ये कम पॉसिबल है। तो जितनी स्पीड ज़्यादा है, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा है, उसका फ्रैक्शन रेशियो कम है। ऐसे कम पार्टिकल है जो फ्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। उसके साथ दोस्तों कुछ वही रेस में कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो एकदम लास्ट में जा रहा है, उसको कोई जल्दी नहीं है, आराम से जाना, वो भी किसी को उंगली नहीं करेंगे, उसका भी फ्रैक्शन। जो एकदम ज़्यादा स्पीड वाले हैं उसका फ्रैक्शन रेशियो कम, जो कम स्पीड वाले हैं उसका भी फ्रैक्शन कम। बट जो मीडिएटर है बीच में है वो आगे वाले को भी उंगली करेगी और पीछे वाले को भी। फ्रॉम दिस ग्राफ आपको पता चल रहा है इस कम स्पीड वाले, यहाँ पे स्पीड कम है मोलेक्यूलर स्पीड, तो फ्रैक्शन रेशियो भी कम है, यू कैन सी इतना ही है। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ तक पहुँच गई, तब भी फ्रैक्शन रेशियो भी कम है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा दोस्तों जब हमको फ्रैक्शन रेशियो मैक्सिमम मिलेगा एट एनी पर्टिकुलर स्पीड, वो स्पीड को हम क्या कहेंगे, वो कौन सा ग्रुप है जो बीच में भाग रहा है और सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन कर रहा है, वो टेम्परेचर को, वो ग्रुप को हम क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब सबसे ज़्यादा सूटेबल स्पीड है, वहाँ पे फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। सो उस स्पीड को, वेलोसिटी को हम वी मोस्ट प्रोबेबल एमपी या यूएमपी कहेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट,
द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल possessing higher and higher speed goes on increasing till it reaches the peak, then it start decreasing. So अगर हम ग्राफ देखना चाहे, मतलब कोई पूरा ग्रुप दौड़ रहा है और यहाँ से हम विजुलाइज करें, सो अगर हम एट द एंड में देखें, वहाँ पे ऐसे पार्टिकल है जिसकी कम स्पीड है और उसके साथ फ्रैक्शन भी कम है। जैसे जैसे हमारी नज़र थोड़ी आगे बढ़ेगी, थोड़ा आगे देखते हमको ये पता चलता है, मतलब वहाँ पे ग्रुप बड़ा हो रहा है, उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा और फ्रैक्शन भी मैक्सिमम है। सो स्पीड भी बढ़ेगी और फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। फिर हायर पीक पे आएगा, एट हायर पीक पे आने के बाद क्या होगा, फिर से दोस्तों डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट नंबर 2। देन द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल possesses a speed corresponding to the peak in the curve। ये पीक में जो यहाँ पे हमको मिल रही है, दिस स्पीड इज नॉन एज अ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसको हम क्या बोलेंगे, UMP। उसके लिए दोस्तों हमने UMP सिंबल एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ये टॉपिक आपके लिए NCERT के लिए कोई मान्य नहीं रखते, इट डजेंट मीन आपको इसके ऊपर कुछ काम नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैंने बात की, इतना नोट डाउन भी करना है, इतनी आपकी नोट्स भी बनानी है, बट उसके साथ आपको एडिशनल वर्क ये करना पड़ेगा दोस्तों, उसके साथ आपको एडिशनल वर्क ये करना पड़ेगा दैट NCERT टेक्स्ट बुक में से ये पॉइंट को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अगर टेक्स्ट बुक में से लाइन बाय लाइन कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको दिक्कत होनी चाहिए नहीं। ठीक है, सो आज का लेक्चर दोस्तों यहाँ तक रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। हमारा आज का टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से हम गैस के बिहेवियर को बहुत बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। साथ ही गैस लॉज को एक्सप्लेन करने में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। चलें इसे स्टडी करते हैं। Postulates, assumptions और मेन पॉइंट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। चलें बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के फर्स्ट पॉइंट की, कि गैस कंसिस्ट करती है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स पे जो कि मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। याद रखें कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में, यही इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है लार्ज एम्प्टी स्पेसेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मौजूद होता है। एम्प्टी स्पेसेस मींस कि डिस्टेंस, ठीक है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि वो साइज में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। यही वजह है कि हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से इनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनर। ठीक है, हम कहते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, या हम उसे निगलेक्ट या इग्नोर करते हैं उसके वॉल्यूम को, एज कंपेयर टू किसके मुकाबले में, जिस कंटेनर में हम गैस डालते हैं उसके मुकाबले में। अब याद रखिए यहाँ पर जो जिक्र किया गया है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है हम वो इक्वल करते हैं 0 के, ठीक है। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हमें बता रहा है। अब यहाँ पर हम गैस का जो वॉल्यूम होता है उसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं या क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जिस कंटेनर में हम गैस डालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल्स में हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या स्टडी किया कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं साइज में। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। अब जब एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगी और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बहुत छोटी चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। यही वजह है कि कंटेनर का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटे
छोटे होने की वजह से हम उस कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इग्नोर कर देते हैं। क्यों हम इग्नोर कर देते हैं? हम जानते हैं कि जब गैस को किसी भी कंटेनर में डाला जाता है तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर की शेप के हिसाब से उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यही वजह है कि हम गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं और जो कंटेनर होता है या जिस चीज़ में उस गैस को डाला जाता है हम उसी के वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है गैसेस की हमें यही पॉइंट बता रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो इग्नोर किया जाता है उस कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में। फोर्थ पॉइंट है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, मीन्स वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। क्यों, किस तरीके से वो मूव करते हैं? याद रखें कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और ये एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ये कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं। ठीक है, और साथ ही ये कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो हमारे पास ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान रैंडम मोशन होती है उसकी 2 रीजंस होती हैं। फर्स्ट ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। साथ ही ये गैस के मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उसके साथ भी कोलिजन करते हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि हमारे पास, इसको हम डिस्कस करते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ भी कोलाइड कर रहे होते हैं और साथ ही वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब ये कोलिजन करते हैं तो इनके कोलाइड होने के साथ गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है ना तो वो कम होती है ना ही वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, बल्कि वही रहती है जो कोलिजन से पहले थी। ठीक है, यही वजह है कि यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक का वर्ड यूज किया गया है। मींस नो गेन और नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब कोलिजन करते हैं तो ना ही इन गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है ना ही ज्यादा होती है, बल्कि ये कांस्टेंट जो है इनकी एनर्जी रहती है। तो इसलिए कहा जाता है दैट द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग, नो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 गैस के मॉलिक्यूल्स मैंने बताए हैं। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स में के दरमियान कहा जाता है इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मौजूद नहीं होती। क्यों इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मौजूद नहीं होती, या क्यों हमने वर्ड यूज किया है दैट द गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग। नॉन इंटरैक्टिंग मीन्स इनके दरमियान कोई फोर्सेस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स में ये रीजन क्या है कि ये कोई फोर्सेस यहाँ मौजूद नहीं है। रिमेंबर करें दोबारा से कि आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट थिंग कि उनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। फर्स्ट पॉइंट हमने यही स्टडी किया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में कि गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सेकेंड पॉइंट हमने कहा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, इनके दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जब कोई चीज़ बहुत छोटी होती है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद होती है तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट उनके दरमियान कोई फोर्सेस मौजूद नहीं होती। यही गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ भी हो रहा है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। यही वजह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद होती है। इसलिए कहा जाता है दैट द गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हम
टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी। याद रखें कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे की, और जब कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरिएबल्स होंगे तो मीन्स जब हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे डेफिनेटली सेकेंड वेरिएबल ऑटोमेटिकली वो भी इंक्रीज होगा। अगर एक वेरिएबल को डिक्रीज करेंगे तो सेकेंड वेरिएबल भी डिक्रीज होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के केस में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई। एज अ रिजल्ट ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए। ठीक है, सेकेंड डायग्राम में आप देखें कि अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से वो तेज़ी से मूव करने लगे और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें बताता है कि जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स दैट द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। No effect of the gravity on the gas molecules। आप देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स पर इस डायग्राम में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, आप देख रहे हैं कि ये गैस का मॉलिक्यूल है जो कि हवा में लहरा रहा है और नीचे ज़मीन पर नहीं गिर रहा। रीज़न क्या है? नॉर्मली जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, अगर आप बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो देखते हैं कि वो वापस ज़मीन पर आता है। क्यों ज़मीन पर वापस आता है? कि वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो बॉल ज़मीन अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स के केस में ऐसा नहीं होता। गैस के मॉलिक्यूल्स को जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो हवा में लहरा रहा है लेकिन वो ज़मीन की तरफ नीचे नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो डेंसिटी होती है। ठीक है, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी को हम कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम, कि किसी भी चीज़ का मास क्या है और उसका वॉल्यूम क्या है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमें मालूम हो तो हम उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस का मास जो है हमने अभी तक स्टडी किया कि गैस के जो आप देखते हैं बहुत स्मॉल होते हैं साइज में। तो यही वजह है कि गैस का जो मास है वो निग्लिजिबल मास है, हम उसको इग्नोर करते हैं। और वॉल्यूम की जिक्र करते हैं कि वॉल्यूम, हमने कहा कि यहाँ पर गैस का जो वॉल्यूम होता है हम उसको इग्नोर करते हैं, अगेन ज़ीरो वॉल्यूम हुआ। तो डेंसिटी जो होगी गैस के मॉलिक्यूल्स की बहुत कम होगी, इतनी कम है डेंसिटी कि ऑलमोस्ट हम उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि ना तो गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई मास है और ना ही उसका कोई वॉल्यूम है। ठीक है, यही वजह है कि लो डेंसिटी होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हवा में ऊपर फ्लोट कर रहे हैं और ज़मीन की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे, उन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। चलें, अब आप मुझे बताएं दैट व्हाई अ बलून फिल्ड विद अ हीलियम और हाइड्रोजन गैस गो हाई इन द एयर। क्यों हवा जो हमने बलून में भरी होती है हाइड्रोजन या हीलियम, तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि जो बलून होता है वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है, ऊपर ऊपर जा रहा होता है और नीचे नहीं आता। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? रिकॉल करें, अभी हमने स्टडी किया कि गैस के मॉलिक्यूल्स की क्योंकि वेरी लो डेंसिटी होती है, बहुत कम डेंसिटी होती है। क्यों डेंसिटी कम होती है? कि ऑलमोस्ट हम इसके मास को भी इग्नोर करते हैं, वॉल्यूम को भी इग्नोर करते हैं। यही वजह है कि बलून जिसमें हमने हीलियम या हाइड्रोजन गैस भरी होती है तो वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मेन पोस्टुलेट्स को एग्जांपल्स के साथ। ठीक है,
पहला पॉइंट क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। सेकंड ये कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं, एक दूसरे से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। थर्ड हमने ये देखा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। वो मोशन की वजह से होने की वजह से क्या होता है कि वो या तो कोलिजन करते हैं दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ और या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलिजन करते हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, मींस उनकी टोटल एनर्जी जो होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की वो कांस्टेंट होती है, ना तो बढ़ती है ना तो कम होती है। इसके अलावा हमने स्टडी किया कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है हम उसे इग्नोर करते हैं एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के मुकाबले में। फिर हमने देखा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर को कम करने के साथ गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के। साथ ही हमने ये भी देखा कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मौजूद नहीं होती। क्यों इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मौजूद नहीं होती? तो रीज़न ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं। यही वजह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स नॉन इंटरैक्टिंग होते हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। साथ ही हमने ये स्टडी किया कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। क्यों फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता? क्योंकि ये लो डेंसिटी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की। यही वजह होती है कि ये हवा में फ्लोट करते रहते हैं और